तो जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं या फिर आर्थिक प्रशासन की बात करते हैं, लोक प्रशासन के अंदर आर्थिक प्रशासन एक अलग सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है मास्टर डिग्री के अंदर। तो आर्थिक प्रशासन को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर अर्थव्यवस्थाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं चीज़ों को समझने के लिए। अर्थव्यवस्था विश्व में मोस्टली दो तरह की जो है मानी जाती हैं, ज़्यादातर लोग एग्री हो चुके हैं इस पर, विकसित हैं या फिर अल्प विकसित हैं। हालांकि कोई एक स्टैंडर्ड इसके लिए निश्चित नहीं है कि किस देश की अर्थव्यवस्था को विकसित कहा जाएगा या फिर अल्प विकसित कहा जाएगा, पर अलग अलग तरह से अगर देखें चीज़ों को, जनसंख्या वगैरह के हिसाब से देखें या फिर पर कैपिटल इनकम जो कि प्रति व्यक्ति आय है उस एंगल से देखें, या वहाँ पर जो प्राथमिक क्रियाएं ज़्यादा हो रही हैं या फिर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं ज़्यादा हो रही हैं, इस आधार पर देखें तो बहुत सारे इसमें से आपको पैरामीटर्स मिल जाते हैं जहाँ पर आप तुलना कर सकते हैं अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की। भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम पर्टिकुलर में बात करें तो वो एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में मानी जाती है। अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हमें विश्व में विकसित देशों में गिना जाए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं इस नज़रिए से, अल्प विकसित देश के नज़रिए से क्या होती हैं, उस पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है और ये वीडियो भारत के साथ साथ किसी भी अन्य अल्प विकसित देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी वही बातें लगभग बताएगा। तो कुछ पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे और उस हिसाब से समझेंगे कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या क्या विशेष बातें होती हैं। सबसे पहली बात, जो अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे पहला पैरामीटर देखा जाता है वो होता है प्रति व्यक्ति आय का। प्रति व्यक्ति आय कम है तभी वो अल्प विकसित है। भारत या कोई भी एक जो अन्य अविकसित देश या अल्प विकसित देश है, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है उसका स्तर काफ़ी कम होता है। कम किसकी तुलना में होता है? कुछ वैश्विक मानदंड देखे जाते हैं, यानी कि जो विकसित देश हैं उनसे तुलना की जाती है। किसी एक देश के अंदर जो आय है उसकी क्रय शक्ति कितनी है, एक तो ये देखा जाएगा कि वहाँ के लोगों के पास जो वार्षिक आय है उससे वो कितना सामान खरीद सकते हैं एज़ कम्पेयर टू उन देशों के लोगों से जो विकसित हो चुके हैं। और एक होती है विनिमय दर। ये दो अलग अलग हिस्से हैं जो कि तुलना करने में काम आते हैं प्रति व्यक्ति आय को। प्रति व्यक्ति आय अपने आप में एक संख्या तो हो ही गई कि भारत में व्यक्ति इतने रुपए एवरेज कमा रहा है, लेकिन वो उस रुपए की वैल्यू क्या है उसको देखने के लिए क्रय शक्ति यानी वो उस रुपए से क्या क्या खरीद सकते हैं, और विनिमय दर देखी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर उतने पैसे में क्या आता है। जो रुपये और डॉलर का हम कंपैरिजन देखते हैं वो भी लगभग विनिमय दर की तरफ ही इशारा करता है। तो इन दो पैरामीटर्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो प्रति व्यक्ति आय भारत में किसी भी अल्प विकसित देश में जो उसको आप निम्न स्तर का मान सकते हैं। अमेरिका से, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों से जो हमारी ये प्रति व्यक्ति आय है ये कई गुना कम होती है। आप सैकड़ों गुना भी कम इसको मान सकते हैं। ये एक जो है कड़वी सच्चाई है कि ये लगभग सैकड़ों गुना कम जो है उनसे है, जो विकसित देश आज के दौर में माने गए हैं। और ना सिर्फ ये कम होती है, इसके अंदर एक स्थिरता भी होती है। एक और पॉइंट भी इसमें आप नोट कर सकते हैं कि स्थिरता है। स्थिरता का अर्थ क्या हुआ कि इसमें जो बढ़ने की दर है ना वो बहुत छोटी होती है। यानी आज एक व्यक्ति अगर 1,000 रुपये कमा रहा है तो अगले साल हो सकता है उसमें 3% की बढ़ोतरी, 4% की बढ़ोतरी हो, यानी कि उसकी वार्षिक आय 1,030 या 1,040 हो। ये सिर्फ एक समझाने के लिए नंबर दिया है मैंने। फिगर जो है एक्चुअल फैक्ट वगैरह आप कहीं से भी गूगल से किसी बुक में देख सकते हैं। कंसेप्ट को समझाने की मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। तो वृद्धि दर कम होती है प्रति व्यक्ति आय में, और वो ऑलरेडी भी पहले से बहुत देशों के मुकाबले कम होती है। ज़्यादातर जो विकसित देश हैं उनके मुकाबले कम होती है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो अर्थव्यवस्था को डिसाइड करता है कि वो विकसित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी या किस स्तर पर वो खड़ी है, वो होती है जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय जितनी कम होगी जनसंख्या वृद्धि वहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे छोटे देश भी हैं विश्व में जो कि काफ़ी विकसित हो चुके हैं, जहाँ प्रति व्यक्ति आय काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। और वहीं छोटी जनसंख्या वाले देश गरीब भी हैं, दोनों तरह से आपको मिल जाएंगे। पर मेजोरिटी ऑफ द केस में आपको जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। ज़्यादा जनसंख्या का मतलब है बहुत सारी समस्याओं का बढ़ जाना। हालांकि चीन का अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो उसने अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को एक श्रम शक्ति के रूप में लेकर बहुत ज़्यादा उत्पादन भी अपना बढ़ाया है और अपने आप को विकासशील देशों से विकसित देशों की तरफ जो है काफ़ी आगे ले गया है। पर ऐसा हर जगह और हर स्थिति में संभव नहीं होता। मोस्टली केसेज में आपको जनसंख्या की वृद्धि की दर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके पीछे अशिक्षा, गरीबी, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन वो कुल मिलाकर वो सब उस अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने के लिए ही होते हैं। अच्छा, एक फैक्टर ये होता है कि जो औद्योगिकरण है उसके प्रति आप कह सकते हैं कि नकारात्मकता होती है या उदासीनता होती है।
नकारात्मकता का अर्थ है कि वहाँ की जनता उद्योगों को गलत नज़र से देखती है। हमारे देश में भी बहुत सारे उद्योगपतियों को गाली देने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। उदासीन भी होती है, उन्हें लगता है कि ये जो है किसी और ही दुनिया की बातें हैं। बिजनेस और इस तरह की चीज़ों के प्रति उनके रवैये जो हैं वो बेहतर नहीं होते हैं। उद्योगों को वो बढ़िया नज़र से नहीं देखते हैं, और उद्योगों की बजाय वो सब क्या है कि कृषि और मजदूरी जैसे प्राथमिक कार्यों में ही लगे रह जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपका पेट भरने के लिए तो काम दे सकती हैं, लेकिन आपके जीवन स्तर को नहीं सुधार सकती हैं, शिक्षा के स्तर को नहीं सुधार सकती हैं, और इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी नहीं कर पाती हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो एक जो है जाल में फंस कर रह जाते हैं। औद्योगिकरण और उस जैसी बाकी चीज़ें जो कि वास्तव में उस देश को विकास की तरफ ले जा सकती हैं, उनके प्रति वहाँ की जनता का भी एक आम रवैया और सरकार का भी नकारात्मक होता है। भारत में भी ऐसा है, बहुत हद तक है अभी भी। हम बेशक 21वीं सदी में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हमारे देश में सोशल मीडिया का प्रचार हुआ है, जिससे हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पर वास्तव में हम सोच के मामले में वहीं पर हैं। जीवन स्तर की अगर आप बात करें तो ऐसी जगहों पर जो है मध्यम या निम्न स्तर का आपको जीवन शैली मिलेगी। मध्यम या निम्न स्तर का अर्थ क्या होगा कि आप जिस तरह के घरों में रह रहे हैं, जिस तरह के आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं, जैसी वहाँ पर साफ़ सफाई या अन्य सुविधाएं हैं। शहर है तो वहाँ पर पार्क हैं, ट्रैफिक है, इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था अच्छी नहीं मिलेगी। गाँव में रह रहे हैं तो टूटी फूटी सड़कें मिलेंगी, गाँव में जो है भ्रष्टाचार होगा, सरकार के पैसे से लोगों को सुविधाएँ नहीं मिल रही होंगी। इसके अलावा जो अगर आप वास्तव में इस चीज़ का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहते हैं करंट का, तो आप AQI, एयर पोल्यूशन, इनके बारे में कभी भी देख लीजिए, किसी भी न्यूज़ पर देख लीजिए। हम जो है अपने देश के अंदर, हमारे देश के सबसे हाई प्रोफाइल जो जगह है, हमारे देश की राजधानी, वहाँ का AQI देखिए। जीवन स्तर इससे ख़राब क्या होगा कि वहाँ पर लोग जो है अपने घर के अंदर कैद होने को मजबूर हैं। उसमें भी जो गरीब लोग हैं उनके पास तो वो रास्ता भी नहीं है, वो घर के अंदर भी जहरीली हवा को उससे बच नहीं पा रहे हैं, उनके पास कोई एयर प्योरीफायर वगैरह नहीं है। तो उससे अलग अगर हम बात करें, अल्प विकसित देशों के अंदर ज़्यादातर लोगों का जीवन स्तर जो है वो मध्यम या निम्न स्तर का होता है। ऐशो आराम की ज़िंदगी बहुत कम लोगों को जो है वहाँ पर मिल पा रही होती है। एक और जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता होती है, भारत में भी है, वो ये कि योग्य श्रम शक्ति का अभाव मिलेगा। आपके पास ऐसे लोग तो होंगे जो कि डिग्री हासिल करके बैठे हैं, ऐसे लोग तो होंगे जो कि किसी काम को कर सकते हैं पर वो कर नहीं रहे होते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि एक तो उनमें वही, जैसे मैंने बताया था कि औद्योगिकरण का, उद्यमों के प्रति जो है उनका रवैया नकारात्मक होता है। फिर शिक्षा की कमी होती है। शिक्षा मिल गई तो उनका लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना होता है। बेरोजगारी भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बेरोजगारी वाला फैक्टर भी, जो अदृश्य बेरोजगारी है और जो और तरह की बेरोजगारी है, वो हर तरह की बेरोजगारी यहाँ पर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो लोग पूरी तरह से योग्य नहीं हैं। जितने लोग डिग्री वाले हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके पास उतनी नॉलेज होगी जो उस डिग्री से उनके पास आ जानी चाहिए थी। इसके अलावा सोच का जो है वो एक तरह से रूढ़िवादी होना, आगे ना बढ़ पाना और काम को छोटा समझना, ये भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि वहाँ पर लोगों को बेरोज़गार रखते हैं। और जितने कम लोग किसी देश में काम करने वाले होंगे, वो दूसरों पर डिपेंड हो जाएंगे, तो जो देश ओवरऑल तरक्की नहीं कर पाता है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा होता ही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की ही बात करें तो हमारे पास विश्व के सबसे धनी लोगों की लिस्ट में शामिल होने वाले लोग भी हैं। हमने देखा था कि एक उद्योगपति के यहाँ एक विवाह समारोह के अंदर पूरे विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां मेहमान बनकर आई थी। हज़ारों करोड़ रुपए जो हैं बहा दिए गए थे पैसे की तरह। और इसी देश में आप रोज़ देखते होंगे कि लोग भूखे भी मर रहे हैं, लोग जो है सर्दी में कपड़े की कमी से और गर्मियों में लू की वजह से मरते आ रहे हैं। आज से नहीं, हमेशा से मरते आ रहे हैं। तो क्या है, किसी भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर, भारत के अंदर, किसी अन्य देश के अंदर आय और धन का वितरण समान नहीं होता है। पैसे होते हैं पर सबके पास एक बराबर नहीं होते हैं, एक रेंज के अंदर भी नहीं होते हैं। या तो आपको एक्सट्रीम जो है पैसे वाले लोग मिलेंगे या एक्सट्रीम गरीब लोग मिलेंगे। हमारे देश के अंदर एक ही जगह आपको जो है पोस्ट बिल्डिंग्स मिल सकती है, उन्हीं के ठीक बराबर में आपको झुग्गी झोपड़ियाँ भी मिल सकती हैं, मिलती हैं। आय के अंदर भी आप मान लीजिए कि एक ही संस्था में काम करने वाले 20 लोग हैं अगर, तो किसी एक व्यक्ति की इनकम जो है इतनी हो सकती है, वहाँ से सैलरी इतनी हो सकती है कि वो बाकी 19 लोगों की मिलाकर भी उतनी ना बनती हो। तो ऐसा ऐसा जो असमान वितरण है, इसके कई कारण होते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास पैसा आ गया वो गलत लोग ही हैं। इसके कई कारण होते हैं। सबसे बड़े कारण में आ सकते हैं नीतियों को ठीक से ना पहचान पाना और लागू ना कर पाना। किसने बनाई वो चीज़ें कि किसी एक व्यक्ति की इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा होगी, बाकियों की कम होगी, उसका आधार क्या था? ज़रूरी नहीं है कि वो जस्टिफाई हो ही पा रहा हो। और धन का असमान वितरण भी धीरे धीरे करके, ये नीतियाँ जब किसी एक पक्ष में झुकने लग जाती हैं, कहते हैं ना कि पैसे को पैसा कमाता है, उसका कारण यही है कि नीतियाँ ऐसी बनाई गई हैं कि वो एक पैसे वाला व्यक्ति ही अपने आप को और ज़्यादा जो है वेल्दी बना पाता है। ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, कृषि पर निर्भरता। अब यहाँ कृषि
से तात्पर्य आप कह लीजिए कि प्राथमिक जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, प्राथमिक में मोस्टली यही आती हैं, कृषि हो गई या इससे जुड़े कार्य हो गए। द्वितीयक और तृतीयक में बाकी चीज़ें आ जाती हैं जो थोड़ी थोड़ी व्यापार की तरफ, और विश्व उससे ऊपर अगर आप चलें तो जो आजकल के आप कह लीजिए कि जिस तरह के सॉफ्टवेयर के जितने भी बिजनेस हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियाँ से ये सब आ गई, तो प्राथमिक से द्वितीयक, तृतीयक और अन्य श्रेणी के कामों की तरफ हम बढ़ते हैं। जो देश जितना ज़्यादा कृषि पर निर्भर होगा, प्राथमिक चीज़ों पर निर्भर होगा, उसके चांसेस हैं कि वो अल्प विकसित रहेगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड तो ये नहीं है। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और एक दो देश और ऐसे हैं विश्व में जो कि मेजोरिटी जहाँ पर, वहाँ भी कृषि में लोग डिपेंड हैं। कृषि के कार्यों की जो परसेंटेज है वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी है, भारत के अंदर भी है। लेकिन वो देश विकसित हैं, भारत या इस जैसे अन्य देश जैसे पाकिस्तान हो गया, हमारे आसपास के भूटान, बांग्लादेश वगैरह हैं, वो अल्प विकसित है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये अकेला डिसाइडिंग फैक्टर हो, लेकिन ज़्यादातर अल्प विकसित देशों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है। हमारे देश के अंदर तो लगभग 50% लोग आज भी आप कृषि और उससे जुड़े कार्यों में देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी को उतनी जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता है। अल्प विकसित देशों के अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई नई चीज़ आती है जिसमें नई तकनीक का प्रयोग हुआ है, जो पहले बने बनाए रीति रिवाजों से, ढर्रों से अलग काम कर सकती है, उसको आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है, उसके विरोध किए जाते हैं, उसको शक की निगाह से देखा जाता है, उस पर डाउट जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं, उसको आसानी से जो है काम में नहीं लिया जाता है। इससे क्या होता है कि आप पुराने तरीक़ों से काम करते हैं। ख़ास तौर पे जब आप उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो उत्पादन आप पुराने तरीक़ों से करोगे तो क्या होगा, पर पुराने तरीक़ों से उत्पादन में जो है मात्रा भी कम होती थी और गुणवत्ता भी जो थी वो ज़्यादातर उतनी बेहतर नहीं हुआ करती थी। इसका क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान ये होता है कि आपके पास बेचने लायक चीज़ें कम बन पाती हैं, आपको उनके लिए एक अच्छा बाज़ार नहीं मिल पाता है, बदले में उनसे जो इनकम आपको मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यही बेनिफिट होता है ना कि कम समय में ज़्यादा काम करना और बेहतर तरीके से काम करना, उसका फ़ायदा उठा पाने की क्षमता कह लीजिए या विज़न कह लीजिए, वो उस जगह नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादातर वो देश जो हैं अल्प विकसित पाए जाते हैं। अपने ही देश के बारे में ऐसी बातें करने में बुरा लग रहा है, लेकिन ये कुछ जो फैक्टर्स हैं, अगर आप थोड़ा विचार करेंगे तो ये वास्तव में सही है, और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से हमारा देश जो है वो अल्प विकसित रह गया है। अब इसके कारण क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है। सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ जनसंख्या को। जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के अंदर इतनी हो चुकी है कि आप ये कह सकते हैं कि पेट बढ़ते जा रहे हैं, कमाने वाले हाथ जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आप कितनी भी नीतियाँ बना लीजिए, आप कितना भी आगे निकलने की कोशिश कर लीजिए, जनसंख्या आपसे पहले आकर वहाँ खड़ी हो जाती है। इतने सारे लोगों के पेट भरने में ही हम लोग व्यस्त हो चुके हैं कि हम इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, इन सब चीज़ों पर काम करने के लिए, हमारे देश को विकसित बनाने के लिए फुर्सत ही नहीं बच पा रही है हमारे पास। हम सिर्फ जो है इससे जो जनसंख्या वृद्धि के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, इन्हीं से डील करने में बिज़ी हो चुके हैं। पूरी डिटेल में चर्चा फिर कभी की जा सकती है, ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करूँगा। जनसंख्या वृद्धि के अलावा आप एक कह सकते हैं कि जो हमारे देश में परतंत्रता थी, पराधीनता थी, उसकी एक लंबी हिस्ट्री रही है। उसकी वजह से हमारे लोगों की मानसिकता भी ऐसी हो गई है कि वो विकास करना ही नहीं चाहते। वो एक तरह से गुलाम मानसिकता के व्यक्ति बन चुके हैं। लगभग 200-250 साल तक हमारा देश लगातार जो है किसी न किसी शासन के अधीन रहा। स्वतंत्रता आई, पर उसके बाद भी जो है लोगों में शिक्षा का स्तर उतना नहीं था, लोगों में जागरूकता उतनी नहीं थी, विश्व से उनकी कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, उनमें वो गरीबी, और फिर वो अल्टीमेटली वही जनसंख्या वृद्धि वाली बात आ गई। प्रौद्योगिकी से नफरत करना, एक तरह से कृषि पर निर्भर रह पाना। धीरे धीरे वो लोग क्या था, उनकी अपनी आय कम रहने लगी। जो थोड़ा बहुत बाजार को समझ गए, उनकी आय बढ़ गई, तो ये असमान वितरण भी हुआ। अल्टीमेटली ये सारे जो कमियां हैं ना, वो इन कुछ फैक्टर से निकल कर आती हैं। भ्रष्टाचार हमारे देश में आप देखिए सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसके लिए कुछ फैक्ट चाहिए जो मुझे ना तो याद रहते हैं ना मेरे पास फ़िलहाल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है भ्रष्टाचार के। आप किसी भी एक वेरिएंट को आप पकड़ लीजिए, भाई भतीजावाद हो, रिश्वतखोरी हो, और फैक्ट्स को तोड़ना मरोड़ना हो, इसके अलावा जो है काम चोरी करना हो, ज़्यादातर जो व्यक्तियों के ऊपर सेवा का भार है, जो लोगों को आप कह लीजिए कि लोकतंत्र को चलाए रखने की जो मशीनरी है, वो ज़्यादातर लोग अपने आप को सेवक नहीं मालिक समझते हैं। हर स्तर पर भ्रष्टाचार आपको भारत के अंदर भर भर के मिल जाएगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आप सोच सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित से विकसित की तरफ जाने देने से रोक रहे हैं। तो इस टॉपिक पर बात करना चाहें तो चाहे सारा दिन बात कर सकते हैं, पर काम का कंटेंट इतना ही है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पास आ चुका है, उसके अलावा इग्नू के और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो मास्टर डिग्री के
बैचलर डिग्री के एग्ज़ाम है वो सब शुरू हो चुके हैं। तो लोक प्रशासन से संबंधित इन सब डिग्रीज़ के अंदर आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो बहुत सारा चैनल पर ऑलरेडी है। इसके अलावा भी नया नया कंटेंट जो है अपलोड होता रहेगा, तो चैनल पर विजिट कीजिए, वो भी सारे वीडियोज़ देखिए। हम तब तक और वीडियोज़ बनाते हैं।